तो अब हमें वैज्ञानिक रूप से व्यायाम के ऐसे साधन जानने पड़ेंगे जो उम्र के अनुसार, शरीर की स्थिति के अनुसार सुविधाजनक हो और शरीर के लिए लाभदायक हो। और पहले की अपेक्षा आज तो व्यायाम के बहुत बहुत तरीके निकलते चले आ रहे हैं। तो जैसा भी जिसको सुविधाजनक हो, आवश्यक हो, लाभदायक हो, बच्चों के अनुसार वैसे ही व्यायाम हम उन्हें नित्य प्रति कराएं। तो इससे दो लाभ, एक तो जितनी हमारी एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, दूसरे शरीर जितना हृष्ट पुष्ट होना चाहिए वो हो जाएगा। जैसे आज संसार के करीब करीब सभी देशों में विद्यार्थियों के द्वारा मचाए उत्पात की समस्या है, मगर ब्रिटेन में ये समस्या जरा भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में स्कूलों के टाइम टेबल को इस तरह बनाया गया है कि वो स्कूल में 25% समय बच्चों के खेल कूद में लगाते हैं। उस खेल कूद से उन बच्चों की सारी एक्सेस एनर्जी रिलीज हो जाती। अब बच्चा शांत संयमित हो जाता है। तो शांत और संयमित बच्चा कोई उत्पात थोड़ा ही मचाएगा। तो क्या आवश्यकता है उसको कि वो स्कूल की खिड़कियां तोड़े, कि सर जी की कुर्सी तोड़े या घर की क्रॉकरी तोड़े। वो जो तोड़ने की वृत्ति थी, दैट वाज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एनर्जी। अब जब एक्सेस एनर्जी नहीं है तो तोड़ने की वृत्ति भी नहीं है। जब तोड़ने की वृत्ति नहीं है तो बच्चा अब लग के जो करेगा वो होगा निर्माण कार्य। तो अगर आप अपने घर में बच्चों द्वारा कोई तोड़ फोड़ ना हो ये चाहते हो, तो जितना बच्चों के लिए आवश्यक है उतना उन्हें वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार व्यायाम कराएं। और ये तो जो जूडो है और मार्शल आर्ट्स है, इनका अभ्यास शारीरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, मानसिक दृष्टि से भी इसका बड़ा गहन मूल्य है। क्योंकि इन आर्ट्स में एकाग्रता, अलर्टनेस और अवेयरनेस, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस एंड अवेयरनेस, इन तीनों की आवश्यकता होती है। एक बड़ा गहरा अनुशासन जीवन में उत्पन्न हो जाता है। इन कलाओं के जानकार को, अभ्यासियों को हर क्षण हर पग पर इतना जागरूक होना पड़ता है कि वो सजगता उसके जीवन में सदैव के लिए स्थिर हो जाती है। शरीर तो उनका वैसा ही हो जाता है जैसा व्यायाम करने वालों के लिए होना चाहिए, मगर शरीर के साथ साथ
उनकी मानसिक शक्ति भी इतनी डेवलप हो जाती है कि वो अपनी शक्ति को शरीर के जिस अंग पर जब चाहे जितनी मात्रा में चाहे लगा लें। यानी इतना अधिकार होता है उनको अपनी शक्ति के ऊपर। तो ये भी एक व्यायाम की कला है, शारीरिक विकास की कला है, मानसिक विकास की कला है, अनुशासन में रहने की कला है। तो जब को आपको कोई जो भी पद्धति से व्यायाम कराना हो जो आपके बच्चे के लिए ठीक हो, उसकी शारीरिक स्थिति के लिए ठीक हो, वही ठीक है, मगर व्यायाम आवश्यक है। फिर चाहे वो दौड़े कि जॉगिंग करे, कुश्ती लड़े कि क्रिकेट खेले, जो भी करे, जैसा भी करे, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, लेकिन होना चाहिए। जबकि आजकल बड़े शहरों में तो क्या, छोटे शहरों में भी बच्चा अगर थोड़ी देर के लिए बोलता है कि मैं बाहर खेल के आऊं, तो माँ बाप घुड़की लगा देते हैं, बैठ बैठ के पढ़, क्या खेलता है। अब ये डबल नुकसान हो गया। एक तो जो उसकी ऊर्जा आसानी से स्वाभाविक रूप से बाहर निकल जाती, वो नहीं निकली, उसके अंगों में कुछ ना कुछ उठपटांग करेगी, और अब वो घर में बैठा रहेगा तो जरूर कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करेगा, उपद्रव करेगा। और अगर वो तुमको और तुम्हारे घर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा तो खुद को पहुंचाएगा, मगर पहुंचाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा तो निकलेगी ही, वो एक्सीडेंट शरीर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब आपने निर्णय लेना है कि आपका बच्चा शांत रहे, नियंत्रित रहे, अनुशासन में रहे। तो आवश्यक है कि उसके अंदर उत्पन्न होने वाली जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे आप व्यायाम के द्वारा या स्पोर्ट्स के द्वारा निकाल दें, ताकि वो शांत हो और अपना कार्य जो उसे करना चाहिए पढ़ाई का या और, वो बड़ा शांत और आनंदित होकर कर सके। इस चौथे प्रोसीजर के बाद हम पांचवें प्रोसीजर पर आते हैं, और वो हमारा पांचवा प्रोसीजर है विल पावर, आत्मा शक्ति, इच्छा शक्ति। अब संसार में चाहे आपको कैसी भी सफलता चाहिए, आपकी सफलता का अनुपात आपकी इच्छा शक्ति के अनुपात पर सदैव निर्भर रहेगा, और आपका आध्यात्मिक विकास भी आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यानी इच्छा शक्ति वो मूल केंद्र है जिससे आपका बाह्य विकास और आंतरिक विकास रेगुलेट होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। तो अगर आपको अपने बाह्य और आंतरिक विकासों में बहुत वृद्धि करनी हो, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को और दृढ़ से दृढ़ बनाना होगा, फैलाव करना होगा, आपको विकास करना होगा, आपको अपनी विल पावर का। और विल पावर इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो भी करते हैं उसमें आप पूर्ण रूप से सफल होते हैं या नहीं होते हैं।
आप ऐसे काम करें जो क्षणिक हो, आप सफल हो रहे हो, तो आपके अंदर एक अजीब अदम्य उत्साह पैदा होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो आपकी इच्छा शक्ति है। तो आप ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करें, बार बार कराएं, जिसमें सफलता अधिकतम सीमा तक हो, असफल होने का चांस बहुत कम हो, क्योंकि असफलता मनुष्य को अंदर से तोड़ देती है। असफलता मनुष्य की इच्छा शक्ति को कम से कम करती जाती है और सफलता उसे हर पग पर बढ़ाती चली जाएगी, मल्टीप्लाई करती है। तो बड़े बड़े छोटे छोटे से प्रयोग हैं। आप स्वयं बच्चों के साथ खड़े हो, भाई हम 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखेंगे, आधा मिनट एक पांव पे खड़े रहेंगे, हम 1 मिनट इस तरह से खड़े होंगे कि न हिलेंगे न डुलेंगे, 1 मिनट एक हाथ ऊपर करके खड़े रहेंगे, कभी 1 मिनट दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहेंगे। यानी आप ऐसे बहुत से कर्तव्य कर्म, ऐसे खेल, स्पोर्टिव मीन्स या ऐसे तरीके कर सकते हैं जो बड़े छोटे छोटे हों, 1 मिनट 2 मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट। और जब उनमें बच्चे सफल होते जाएंगे तो उनके अंदर सोई हुई हजारों किस्म की शक्तियां, शक्ति के हजारों लेयर्स खुलते चले जाएंगे। जितनी उनकी सोई हुई शक्ति रिलीज होगी, उठेगी, जगेगी, उतनी ही उनकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, उनके अंदर दृढ़ता पैदा होगी, उनकी डिटर्मिनेशन पावर बढ़ेगी, उनकी निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि ये सारे के सारे कार्य शक्ति के अनुसार है। निर्णय शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ता शक्ति, इनमें सब शक्ति ही प्रमुख है। बाकी सारे तो वो इमोशन है जो अलग अलग दिशाओं में किए गए हैं। तो जितनी ज्यादा उस बच्चे की सोई हुई शक्तियां जगेंगी, उतना ही ज्यादा वो सुपर ह्यूमन बीइंग की ओर बढ़ेगा। अरविंदो घोष ने जिस सुपर ह्यूमन बीइंग की कल्पना की, ऐसा सुपर ह्यूमन बीइंग जिसका मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हुआ हो, बहुआयामी विकास जिसमें हुआ हो, वो सुपर ह्यूमन बीइंग। और वही विकास अगर आपके बच्चे में हो तो वो भी सुपर ह्यूमन बीइंग। तो उस महापुरुष के द्वारा की गई एक कल्पना को साकार स्वरूप दिया जा सकता है इस देश में, क्योंकि अरविंदो घोष महर्षि तो थे मगर नेशनलिस्ट भी थे। महर्षि तो थे लेकिन उनको भारत से बड़ा प्रेम था। और महर्षि अरविंदो घोष ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जो उन्होंने पांडुचेरी में बैठ करके घोर तप किया, उससे प्राप्त शक्ति भारत की आजादी में लगाई। सीधे सीधे बाद में पांडुचेरी जाने के बाद में भले ही उन्होंने उस क्रांति में भाग नहीं लिया, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार उनकी शक्ति ने दूसरों को शक्ति तो प्रदान की। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी।
कि भारत को आजादी अरविंदो घोष के जन्मदिन के ही दिन मिली, 15 अगस्त, अरविंदो घोष का जन्मदिन और भारत का भी जन्मदिन। ये संयोगिक लक्षण नहीं है, इसके पीछे बड़ा सूक्ष्म कारण है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भी देश के लिए दिया और सूक्ष्म भी देश को दिया हो, तो उस व्यक्ति ने जो प्रकृति में अनुभव किया, इस ब्रह्मांड में जो अनुभव किया, उसे उन्होंने शब्दों में दिया, सुपर ह्यूमन बीइंग। तो अब समय है कि जो उन्होंने कभी कहीं सूक्ष्म में देखा, उसे हम स्थूल धरातल पर प्रकट करें। हम अपने बच्चों को उस स्तर तक विकसित करें कि अरविंदो घोष की कल्पना साकार हो उठे। और इस कल्पना का साकार होना हमारे ही हित में नहीं है, हमारे समाज के ही हित में नहीं है, हमारे देश के ही हित में नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड के हित में है। ऐसे ही तो चंद व्यक्ति होते हैं जो इतिहास भी बदल देते हैं और धाराएं भी बदल देते हैं। ऐसे ही तो व्यक्ति होते हैं जिनसे परिवर्तन होता है, क्रांति होती है। तो ऐसा अगर हमें अपने बच्चों को बनाना है, तो हमें उन्हें बहुत कुछ और सूक्ष्म में सिखाना पड़ेगा। अब आज इस वैज्ञानिक युग में विल पावर बढ़ाने के और भी बहुत से तरीके हैं। आप वैज्ञानिकों की किताबें पढ़ें, साइकोलॉजिस्ट, पैरासाइकोलॉजिस्ट की किताबें पढ़ें, देखें, जानें क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे हमारे बच्चों के अंदर सोई हुई शक्तियां जागृत हों, वो शक्तियां हमारे बच्चों में क्रिएटिव रोल अदा करें। क्योंकि शक्ति तो कुछ ना कुछ करेगी, जब भी जगेगी वो कुछ ना कुछ करेगी। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं हुई जो निष्क्रिय रही हो। शक्ति है तो सक्रिय होगी ही। शक्ति का अर्थ ही है जिसे क्रिया करनी है। तो क्रिएटिव नहीं होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, निर्माण नहीं करेगी तो विध्वंस करेगी, करेगी कुछ ना कुछ। तो यदि हमने ऊपर बताए हुए नियमों का सही सही पालन किया होगा, तो वो शक्ति अब जब भी जगेगी, जितनी भी जगेगी, वो सिर्फ निर्माण करेगी। क्योंकि हमारी वृत्ति में आधारभूत परिवर्तन हो चुका होता है। हमारे अंदर नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी पैदा हो गई होती है। अब अगर ऐसे व्यक्ति जिनकी नकारात्मक धारणाएं हैं शक्ति प्राप्त कर लेंगे तो रावण बन जाएंगे, और ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर अब पॉजिटिविटी है, धनात्मक धारणाएं हैं, उनके अंदर जब ये शक्तियां जागृत होंगी तो राम बन जाएंगे। तो इस शक्ति जागरण के कार्यक्रम को इतने बाद में लेने का मकसद यही था कि पहले हम अपनी और बच्चों की सफाई कर लें।
जितने दुर्गुण अज्ञान के कारण, नादानी के कारण हमारे अंदर है, वो साफ हो जाए। हमारा ज्ञान भी दूर हो, हमारी नादानी भी दूर हो, हमारी विध्वंसात्मक प्रवृत्ति भी दूर हो, हमारे अंदर प्रेम हो, स्नेह हो, आनंद हो। तो जब ये भाव होंगे तो हमें जब भी शक्ति मिलेगी, जो भी मिलेगी, हम उससे निर्माण करेंगे। तो जब आप उस शक्ति को जगा के निर्माण करते हैं तो आप सुपर ह्यूमन बीइंग होने की ओर चल देते हैं। तो अब इसके साथ साथ हमें कुछ नई चीजें भी करनी पड़ेंगी ताकि हमारे बच्चों का जो व्यवहार है वो बाह्य जगत में वही हो जो होना चाहिए। तो आज के विज्ञान ने तो छोटे ही स्तर पर सही एक चीज तो निश्चित कर ही ली है कि मनुष्य जो भी बोलता है, जब भी बोलता है, जहां भी बोलता है, वो शब्द कभी नष्ट नहीं होते। यद्यपि योग ने तो आज से बहुत पहले ये कहा कि जो आप बोलते हैं वो तो नष्ट नहीं होता, मगर जो आप सोचते हैं वो भी नष्ट नहीं होता है। यानी आपकी वाणी वैखरी हो, मध्यमा हो या मानसिक हो, वाणी तो वाणी है, कोई भी वाणी नष्ट नहीं होती है। वो सारे शब्द अंतरिक्ष में सदैव स्थित रहते हैं। तो उन्होंने जितने ऐसे डिवाइस बनाए उस आवाज को पकड़ने के, तो 300, 400, 500 ताल तक की तो आवाजें वो पकड़ ही लेते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक मुझे बता रहे थे कि अकबर के काल तक की आवाज को हमने पकड़ लिया, रिकॉर्ड कर लिया, वो हमारे पास है। तो जो अकबर के काल तक की आवाज को पकड़ रहे हैं वो कृष्ण के काल तक की और राम के काल तक की भी आवाज पकड़ लें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो विज्ञान है, उन्नति कर रहा है तो उसी ओर चलता जाएगा और उन्नति करेगा ही। 500 साल का अगर आवाज पकड़ा है तो 5000 साल की आवाज पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। ऐसे भी उपकरण बन ही जाएंगे। उपकरण तो बनी गए, उनको एक उन्नत दिशा में बनाना है, उन्नतशील बनाना है और सोफिस्टिकेटेड बनाना है, बना लेंगे, आश्चर्य नहीं है। तो अब इसके आधार पर आप अपने बच्चों को प्रयोगात्मक रूप से ये शिक्षा दें कि जब तुमने जो भी बोलना है वो स्थित रहना ही है, तो ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम कुछ भी बोलो, ऐसा बोलो कि वो जब भी पकड़ में आए तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। तुम जो भी सोचो, जब भी सोचो, ऐसा सोचो कि तुम्हारा सोच जब भी पकड़ में आए तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। यानी वाणी और विचार ये दोनों इतने शुद्ध हो, इतने साफ हो कि जब भी पकड़े जाए तुम्हारा मस्तक ऊंचा तो हो, नीचा ना हो, तुम्हें ग्लानि ना महसूस हो, तुम्हें उत्साह हो, हर्ष हो। आप प्रैक्टिकली समझाओ, गाली देने के बाद तुम कैसा फील करते हो और किसी को आदर देने के बाद तुम कैसा महसूस करते हो। बच्चों को इकट्ठा करके अगर आप प्रयोग कराएंगे और ईमानदारी से, और उन बच्चों के साथ बच्चे बनकर, माँ बाप बनकर नहीं, टीचर बनकर नहीं, बड़े बूढ़े बनकर नहीं, बच्चों को प्रयोग कराना है तो बच्चे ही बनकर कराना पड़े। और अगर आप प्रयोग कराएंगे ईमानदारी से तो उन प्रयोगों का जो भी निर्णय होगा वो बच्चों के
अंतर तक प्रवेश करके रहेगा, वो उनके अनकॉन्शियस माइंड्स तक में बदलाव पैदा कर देगा। क्योंकि मनुष्य अपने प्रयत्नों से, अपने परीक्षणों से जो नतीजा प्राप्त करता है वो उसके बड़े गहरे तक प्रवेश करता है। और कभी कभी तो कॉन्शियस माइंड ही नहीं, कलेक्टिव कॉन्शियस तक परिवर्तन घटित कर देता है। जैसे आप जानते हैं ना, माइंड के 5 भाग, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड कॉस्मिक अनकॉन्शियस। तो अब इन भागों की तो हम विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका इस विषय में कोई सीधे सीधे बड़ा रोल है नहीं, मगर परिवर्तन तो इन्हीं में होने। तो हम बच्चों को प्रयोग करने को दें, उनके साथ प्रयोग करें, जो रिजल्ट्स आए उन्हें स्वीकार करें, तो बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन उन शब्दों के प्रति पैदा हो जाएगा जिन्हें वो बोलते हैं और विचारते हैं। फिर दूसरे रूप में उन्हें प्रयोग कराइए कि जब भी किसी अपने से बड़े के चरण स्पर्श किए जाते हैं झुक कर, तो सबसे बड़ा, सबसे पहला जो काम वो बड़ा बूढ़ा करता है वो होता है आपको आशीर्वाद देना। और जब बच्चों को ये समझ आ जाती है कि जो भी शब्द बोले गए हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, तो ये फोकट में जो आशीर्वाद मिल रहा है ना, जरा सा झुक के, ये बड़ा कीमती है, फिर वो समझ जाएंगे इसका बड़ा महत्व है जीवन में, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल रहा है। दूसरी तरफ आपका झुकना आपके अहंकार का झुकना है। आपका झुकना आपके अहंकार को पिघलाने की पहली कार्रवाई है। और अब अहंकार को ही तो पिघलना है। एक दफे अहंकार सब पिघल जाए तो आप मुक्त ही हैं। हमारा है तो सिर्फ अहंकार ही तो है। सारी समस्याओं की जड़ अहंकार है। अगर अहंकार ना हो तो समस्या भी ना हो, और हो सकता है कि समस्या शब्द ही ना हो। तो बड़े धैर्य, बड़ी लगन, बड़ा प्रेम और बड़ा डिवोशन का काम है कि अनुभव के द्वारा परिवर्तन। टीचिंग के द्वारा तो परिवर्तन हुआ ही नहीं। वर्बल टीचिंग्स के द्वारा तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। हमारे देश में जितनी कथाएं, कीर्तन, प्रवचन, भजन होते हैं, तो अगर उनका प्रयत्न, उनका प्रभाव होता तो हमारी कितनी बड़ी जनसंख्या बड़े हाई कैरेक्टर की होती। मगर क्या आपको हाई कैरेक्टर के व्यक्ति दिखते हैं? सॉलिड कैरेक्टर के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं? अगर टेलीस्कोप लेके ढूंढने निकलो तो भी कोई मिलता है, कभी मिलता है। तो जितनी भी वर्बल टीचिंग्स हैं वो आज के इस मनुष्य को आंतरिक रूप से परिवर्तित करने में सफल नहीं है। इसलिए इस दिशा में प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो अब तो आपको जो भी प्रयास करना होगा वो क्रिया में करना होगा, क्रियात्मक करना होगा। इस तरह से करना होगा कि उसका परिणाम हो आंतरिक